यूएपीए का चैप्टर 6 है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। सेक्शन 35 है अमेंडमेंट ऑफ शेड्यूल। तो ये जो शेड्यूल की बात है ना, ये कौन सा शेड्यूल की बात है? ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ही शेड्यूल की बात है जो हम इसके सबसेक्शंस में देखेंगे। तो अमेंडमेंट ऑफ शेड्यूल में क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो अमेंड कर सकती है शेड्यूल को। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है। वो क्या कर सकती है, फर्स्ट शेड्यूल में क्या क्या अमेंडमेंट कर सकती है, वो एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम ऐड कर सकती है। दूसरी चीज़, वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी ऐड कर सकती है जिसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह आइडेंटिफाई किया है। किसने किया है? सिक्योरिटी काउंसिल ने जो रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया है ना, उसने अडॉप्ट किया, उसने आइडेंटिफाई किया है किसी ऑर्गेनाइजेशन को एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका नाम ऐड करा जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फर्स्ट शेड्यूल में। थर्ड चीज़ क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम फ्रॉम द फर्स्ट शेड्यूल। और लास्ट चीज़ क्या कर सकते हैं, किसी और तरीके से भी अमेंडमेंट कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट फर्स्ट शेड्यूल में। ये फिर सेकंड चीज़ क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जब भी ऐड कर रही है ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम फर्स्ट शेड्यूल में, तो वो कब कर सकती है? तो वो बताया गया है कि वो सिर्फ तब कर सकती है व्हेन सेंट्रल गवर्नमेंट बिलीव्स कि दिस ऑर्गेनाइजेशन इज इन्वॉल्व्ड इन टेररिज्म। ठीक है, इन्वॉल्व इन टेररिज्म का मतलब क्या होता है? तो इन्वॉल्व इन टेररिज्म का मतलब सबसेक्शन 3 में दिया गया है। इन्वॉल्व इन टेररिज्म का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कमिट या पार्टिसिपेट कर रहा है टेररिज्म में। ठीक है, ये तो ऑब्वियसली चीज़ है कि कमिट और पार्टिसिपेट कर रहा है। उसके बाद ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो प्रिपेयर कर रहा है फॉर टेररिज्म, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। किस चीज़ में? दैट इट इज़ इन्वॉल्व इन टेररिज्म, ऐसा डीम किया जाएगा उसके अगेंस्ट भी। प्रिपेयर कर रहा है वो सिर्फ अभी। आईपीसी में जनरल रूल क्या है कि प्रिपरेशन पनिशेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन अगर प्रिपेयर भी कर रहा है टेररिज्म के लिए तो उसे माना जाएगा कि इट इज़ इन्वॉल्व इन टेररिज्म। फिर सी क्या है, प्रमोट या इंकरेज कर रहा है टेररिज्म को। और डी क्या है, किसी और तरीके से इन्वॉल्व है इन टेररिज्म। फिर फोर्थ सबसेक्शन क्या कहता है? ये जो 3 सबसेक्शन थे ना शुरू के, ये फर्स्ट शेड्यूल की बात करते थे। अभी जो फोर्थ सबसेक्शन है वो कहता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऐड, रिमूव, अमेंड क्या कर सकती है? सेकंड शेड्यूल या थर्ड शेड्यूल को भी कर सकती है। और फिफ्थ सबसेक्शन क्या कहता है कि जैसे ही ये अमेंडमेंट होता है ना फर्स्ट सबसेक्शन में या फोर्थ सबसेक्शन में, तो ये जो अमेंडमेंट है ना, ये पार्लियामेंट के सामने रख दिया जाएगा ताकि ऑब्वियसली अप्रूवल ले लिया जाए पार्लियामेंट का। फिर आते हैं सेक्शन 36 पे, डी नोटिफिकेशन ऑफ अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अब सेक्शन 36 का सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि कोई भी एप्लीकेशन करी जा सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये कहते हुए कि इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम रिमूव कर दिया जाए फ्रॉम द शेड्यूल। ठीक है, इसलिए इसमें क्या लिखा है 35 का सबसेक्शन 1 का क्लॉज सी, उसमें यही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम रिमूव करने का फ्रॉम द फर्स्ट शेड्यूल। इसलिए एप्लीकेशन भी किसको लगाई जा रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट को ही लगाई जा रही है। सेकंड चीज़, सेकंड सबसेक्शन क्या बताता है कि कौन एप्लीकेशन लगा सकता है इस चीज़ के लिए। तो एप्लीकेशन कौन लगाएगा? ऑर्गेनाइजेशन खुद लगाएगा ऑफकोर्स कि हमारा नाम निकाल दो आप फर्स्ट शेड्यूल से। और दूसरी चीज़, कोई और पर्सन भी लगा सकता है। कौन सा पर्सन? एनी पर्सन अफेक्टेड बाय इंक्लूजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द शेड्यूल एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो पर्सन जो भी अफेक्ट हो रहा है इस चीज़ से कि इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इन द शेड्यूल एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वो भी एप्लीकेशन लगा सकता है। ये कौन हो सकते हैं? फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, नेबर्स हो सकते हैं, एक्सेट्रा। फिर थर्ड सबसेक्शन क्या कहता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो खुद ही प्रोसीजर बना सकती है। किस चीज़ का? कि ये जो एप्लीकेशन आएगी ना रिमूवल के लिए, उसका एडमिशन एंड डिस्पोजल कैसे किया जाएगा। फिर फोर्थ क्या है कि अगर कोई एप्लीकेशन आती है और वो रिजेक्ट हो जाती है तो एप्लीकेंट क्या कर सकता है? अब उसके पास क्या रेमेडी है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, तो वो क्या कर सकता है? रिव्यू कमेटी को अप्लाई कर सकता है। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि रिव्यू कमेटी को इंसान क्यों अप्लाई करेगा, तो वो क्यों करेगा? ताकि रिव्यू हो उसका। ठीक है, तो रिव्यू के लिए अगर अप्लाई करना है तो विद इन 1 मंथ करना पड़ेगा। विद इन 1 मंथ कहाँ से? फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द ऑर्डर ऑफ सच रिफ्यूजल बाय द एप्लीकेंट। जब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट करी, वहाँ से 1 महीना शुरू हो जाएगा और उसके अंदर आपको रिव्यू कमेटी को अप्लाई करना पड़ेगा अगर आप रिव्यू चाहते हो तो। फिर फिफ्थ चीज़ है कि रिव्यू कमेटी कब अलाउ करेगी इस एप्लीकेशन को? एप्लीकेशन फॉर रिव्यू को अलाउ कब किया जाएगा? तो वो तब किया जाएगा जब रिव्यू कमेटी ये कंसिडर करती है कि ये जो डिसीजन था सेंट्रल गवर्नमेंट का टू रिजेक्ट द एप्लीकेशन, ये फ्लॉड था। और ये कब ये फ्लॉड था या नहीं था, ये कैसे निकालेगी रिव्यू कमेटी? वो कब? जब कंसिडर करती है ना रिव्यू कमेटी, जो प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल होते हैं किसी भी एप्लीकेशन पे फॉर जुडिशियल रिव्यू, उनको कंसिडर करके जब कमेटी को लगता है कि डिसीजन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वाज फ्लॉड, तब वो एक्सेप्ट करेगी एप्लीकेशन, अलाउ करेगी एप्लीकेशन फॉर रिव्यू। फिर 6 चीज़ क्या है कि वेयर द रिव्यू कमेटी अलाउज रिव्यू अंडर सबसेक्शन 5 बाय और इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, तो इट में मेक एन ऑर्डर टू सच इफेक्ट। ऑब्वियसली अगर अलाउ किया है तो उसके बाद ऑर्डर भी देगी रिव्यू कमेटी। फिर 7th चीज़ क्या है कि अगर कोई ऑर्डर आता है सबसेक्शन 6 में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को जैसे ही सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर आती है
जो भी रिव्यू कमेटी ने कहा है तो वो नाम रिमूव कर देगी ऑर्गेनाइजेशन का शेड्यूल से। जैसे ही सर्टिफाइड कॉपी आई सेंट्रल गवर्नमेंट को, वैसे ही नाम रिमूव कर दिया जाएगा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का फ्रॉम द शेड्यूल। फिर सेक्शन 37 क्या है, रिव्यू कमिटीज़। तो इसमें ये बताया गया है कि रिव्यू कमेटी कौन बनाता है। तो सबसे पहले ये बता दें कि सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही रिव्यू कमेटी बनाती है, एक या एक से ज़्यादा भी हो सकती है रिव्यू कमेटी, ताकि सेक्शन 36 का काम होता रहे। फिर दूसरी चीज़ क्या है कि हर कमेटी में कौन मेंबर होगा। तो सबसे पहले तो होगा एक चेयरपर्सन एंड सच अदर मेंबर्स जो 3 से ज़्यादा नहीं हो, एंड उनके ऐसे क्वालिफिकेशंस होंगे जो प्रिस्क्राइब है। तो 1+3 मेंबर्स हैं इस रिव्यू कमेटी में। फिर थर्ड चीज़ क्या है कि जो चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी है वो कौन हो सकता है। तो वो ऐसा पर्सन हो सकता है जो जज ऑफ अ हाई कोर्ट या तो अभी है, या फिर हु हैज़ बिन अ जज ऑफ द हाई कोर्ट, who shall be appointed by the central government, and in the case of appointment of a sitting judge the concurrence of the chief justice of the concerned high court shall be obtained। ठीक है, तो इसमें ये कह रहे हैं कि या तो आप ऐसा इंसान ले रहे हो जो पहले जज था, तो वहाँ पे तो चीफ जस्टिस का कोई रोल नहीं है, लेकिन आप ऐसा इंसान ले रहे हो जो पहले हाई कोर्ट का अभी हाई कोर्ट का जज है, तो वहाँ पे आपको वो जो हाई कोर्ट है ना उसके चीफ जस्टिस से कॉन्करेंस लेनी पड़ेगी कि क्या हम इसको ले जाएं, हम इसको बना दें कमेटी का मेंबर, कमेटी का चेयरपर्सन। तो बस ये है इसमें। सेक्शन 37 था रिव्यू कमिटीज़। फिर है सेक्शन 38 ऑफेंस रिलेटिंग टू मेंबरशिप ऑफ अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला सब सेक्शन ये कहता है कि कोई भी पर्सन जो एसोसिएट करता है खुद को या प्रोफेस करता है कि वो एसोसिएट किया जाए विद अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और उसका इंटेंशन क्या होता है कि उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की जो भी ऑब्जेक्ट है उसमें वो एक्टिविटीज़ जो भी करना चाहते हैं वो करे, फर्दर करे उनकी एक्टिविटीज़ को, मतलब आगे बढ़ाए उनके काम को, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, और कोई ऑफेंस करे जो किससे रिलेटेड है, रिलेटिंग टू मेंबरशिप ऑफ अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। सिंस ये एक ऑफेंस है, ये कर रहा है कौन, कोई भी एक पर्सन जो एसोसिएट कर रहा है खुद को विद अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। फिर प्रोवाइडेड दैट दिस सबसेक्शन शैल नॉट अप्लाई वेयर द पर्सन चार्ज इज एबल टू प्रूव। ठीक है, ये सबसेक्शन कहाँ नहीं अप्लाई होगा, जहाँ पे भी ऑर्गेनाइजेशन को डिक्लेयर नहीं किया गया था एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उस टाइम पे जब ये पर्सन उसका मेंबर बना। फिर दूसरी चीज़ दैट ही हैज़ नॉट टेकन पार्ट इन द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एट एनी टाइम ड्यूरिंग इट्स इंक्लूजन इन द शेड्यूल एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले तो उन्होंने ये कह दिया कि उस टाइम ना ये ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर नहीं हुआ था, तो इस बंदे को नहीं पता होगा कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए वो उनसे एसोसिएट करने लग गया। और दूसरी चीज़ ये है कि इस पर्सन ने या तो इसके साथ साथ क्या है, ही हैज़ नॉट टेकन पार्ट इन द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एंड यूज़ हुआ है और नहीं यूज़ हुआ है। तो इसने ये जो पर्सन है इसने कोई पार्ट नहीं लिया है उस ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ में एट एनी टाइम ड्यूरिंग इट्स इंक्लूजन इन द शेड्यूल एज अ टेररिस्ट। जब से उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम उस शेड्यूल में लिखा गया, मतलब शेड्यूल 1 में लिखा गया, तब से इस पर्सन ने उनके साथ कोई एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं लिया है। फिर सेकेंड सबसेक्शन क्या कहता है कि अगर कोई भी पर्सन मेंबरशिप ऑफ अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वाला जो ऑफेंस है वो करता है, मतलब वो मेंबर बनता है किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसको पनिशमेंट कितनी मिलेगी, फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 10 years और विद फाइन और विद बोथ। तो ये उसकी पनिशमेंट है। अगर आप मेंबर बनते हो किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के, तो 10 years तक की सज़ा या फिर फाइन या फिर बोथ। फिर सेक्शन 39 क्या है, ऑफेंस रिलेटिंग टू सपोर्ट गिवन टू अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। A person commits the offense relating to support given to a terrorist organization। ठीक है, किस पर्सन को माना जाएगा कि वो सपोर्ट दे रहा है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, जिसका इंटेंशन क्या है, टू फर्दर द एक्टिविटी ऑफ अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फर्दर द एक्टिविटी मतलब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो अपना काम डिसाइड करती है ना, उसमें हाथ बटाना या वो एक्टिविटी करना, तो वो होगा फर्दरिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अगर किसी का भी इंटेंशन ये है तो उसे माना जाएगा कि वो सपोर्ट दे रहा है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को। उसके साथ वो क्या कर रहा है, इस चीज़ के लिए क्या कर रहा है, वो इनवाइट कर रहा है सपोर्ट फॉर द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एंड द सपोर्ट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू प्रोवाइड मनी और अदर प्रॉपर्टी विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 40। तो ये लोग ये भी कह रहे हैं कि जो सपोर्ट की बात हम कर रहे हैं वो सिर्फ मनी से रिलेटेड नहीं है कि आपने फाइनेंशियली सपोर्ट किया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को। आप अगर किसी और तरीके से भी सपोर्ट कर रहे हो, किसी और तरीके से भी आपका इंटेंशन ये दिख रहा है हमें कि आप फर्दर करना चाहते हो द एक्टिविटीज़ ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये माना जाएगा कि आपने ऑफेंस किया है रिलेटिंग टू सपोर्ट गिवन टू अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। फिर बी बताया इन्होंने, हु विद द इंटेंशन टू फर्दर द एक्टिविटी ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। क्या कर रहे हो, आपका इंटेंशन क्या है, फर्दर द एक्टिविटीज़ ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। दोनों में इंटेंशन सेम है। आप कर क्या रहे हो, उसके लिए अरेंज कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो या असिस्ट कर रहे हो अरेंज या मैनेज करने में कोई भी मीटिंग विच ही नोज
जो वो जानता है। क्या जानता है वो? कि ये जो हम मीटिंग कर रहे हैं ना, या मैं जो इनकी मदद कर रहा हूँ इस मीटिंग में, वो क्यों हो रही है? टू सपोर्ट द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर इससे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटीज़ हैं वो आगे बढ़ेंगी, या फिर थर्ड, टू बी addressed by a person who associates or professes to be associated with a terrorist organization। वो जानता है कि कोई ऐसा पर्सन जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व है वो इस मीटिंग को एड्रेस करेगा, और फिर भी वो पर्सन क्या कर रहा है? अरेंज कर रहा है, मैनेज कर रहा है, या असिस्ट कर रहा है इन अरेंजिंग और मैनेजिंग अ मीटिंग। ठीक है, तो और इंटेंशन क्या है साथ में उसका? टू फर्दर द एक्टिविटी ऑफ अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटेंशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेंस के बिना ऑब्वियसली कोई ऑफेंस है नहीं। और सी, इन्होंने क्या बताया है कि सपोर्ट कब माना जाएगा? जब उस इंसान का इंटेंशन ऑब्वियसली वही है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को फर्दर करना, उसके तो वो क्या करता है? उस चीज़ के लिए एड्रेस करता है कोई मीटिंग फॉर द पर्पज़ ऑफ एंकरेजिंग। पर्पज़ क्या रखा है? एंकरेज करना सपोर्ट को फॉर द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और टू फर्दर इट्स एक्टिविटी। उसके लिए वो कोई मीटिंग एड्रेस कर रहा है, तो उसे डीम किया जाएगा कि उसने ऑफेंस किया है रिलेटिंग टू सपोर्ट गिवन टू अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। फिर सेकंड सबसेक्शन क्या है? पनिशमेंट बता दी। इसमें पनिशमेंट बता दी, नॉट एक्सीडिंग 10 years और विद फाइन और विद बोथ। ये सारे ऑफेंसेस के लिए। ठीक है, फिर सेक्शन 40 है ऑफेंस ऑफ रेजिंग फंड फॉर अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। 1, अ पर्सन कमिट्स द ऑफेंस ऑफ रेजिंग फंड फॉर अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कोई भी पर्सन को कब माना जाएगा कि उसने फंड्स रेज करें किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को? तो पहले तो उसका इंटेंशन क्या है? इंटेंशन वही है जो सेक्शन 39 में था। इंटेंशन है उसका टू फर्दर द एक्टिविटी ऑफ अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके लिए उसने क्या किया, काम क्या किया इस इंटेंशन को अटेन करने के लिए? उसने किया इनवाइट, किसको? दूसरे पर्सन को, कि आप हमें पैसा दो या कोई प्रॉपर्टी दो, और ये इंटेंशन रखा उसने कि ये जो पैसा आएगा ना, अब इसको हम क्या करेंगे? यूज़ करेंगे फॉर द पर्पज़ ऑफ टेररिज्म। तो टेररिज्म के लिए उसने किसी और आदमी से पैसा मांगा। या दूसरा, इसमें तो क्या बोला? इनवाइट। इसमें दूसरे में क्या है? रिसीव्स मनी, उसने पैसा लिया या कोई प्रॉपर्टी ली इस इंटेंशन से कि इसको टेररिज्म में यूज़ करेंगे हम। या फिर डी, क्या किया? उसने खुद ही पैसा दिया या कोई और प्रॉपर्टी दी दैट इट वुड और माइट बी यूज फॉर द पर्पज़ ऑफ टेररिज्म। तो इसमें इसने मांगा, इसमें इसने रिसीव किया, और इसमें इसने पैसा दिया। एक्सप्लेनेशन इसका क्या कहता है कि मनी और प्रॉपर्टी में क्या क्या इंक्लूडेड है? फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस सबसेक्शन अ रेफरेंस टू प्रोवाइड मनी और अदर प्रॉपर्टी इंक्लूड्स ऑफ इट्स बीइंग गिवन लेंट और अदरवाइज मेड अवेलेबल वेदर और नॉट फॉर कंसिडरेशन। ये पैसा चाहे कंसिडरेशन के लिए हो या ना हो, माना जाएगा कि टेररिज्म के लिए आपने पैसा दिया है। दूसरा चीज़ है रेजिंग, कलेक्टिंग और प्रोवाइडिंग फंड्स थ्रू प्रोडक्शन और स्मगलिंग और सर्कुलेशन ऑफ हाई क्वालिटी काउंटरफीट इंडियन करेंसी। इसके मतलब अगर आपने कैसे पैसे निकाले? रेज करके, कलेक्ट करके लोगों से, या प्रोवाइड करना, किसी कोई प्रोवाइड कर रहा है फंड्स, किसके थ्रू? प्रोडक्शन के थ्रू या स्मगलिंग के थ्रू, या सर्कुलेट कर रहे हो अगर आप हाई क्वालिटी काउंटरफीट करेंसी। बस, लेकिन आप कर क्यों रहे हो? ताकि आप टेररिज्म कर पाओ। तो इसे यही माना जाएगा कि यू हैव प्रोवाइडेड मनी और अदर प्रॉपर्टी। तो इसमें इंक्लूसिव डेफिनेशन दे दी टू प्रोवाइड मनी और अदर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। फिर सेकंड सबसेक्शन क्या कहता है इसका? कि अगर कोई भी पर्सन है जो कमिट करता है ऑफेंस ऑफ रेजिंग फंड फॉर अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अंडर सबसेक्शन 1, तो उसकी पनिशमेंट कितनी है? इसमें ज़्यादा पनिशमेंट है, दैट इज़ 14 years और विद फाइन और विद बोथ। अब आते हैं चैप्टर 7 पे, मिसलेनियस। सेक्शन 41, कंटेनेंस ऑफ एसोसिएशन। एन एसोसिएशन शैल नॉट बी डीम्ड टू हैव सीज्ड टू एग्जिस्ट बाय रीजन ओनली ऑफ द फॉर्मल एक्ट ऑफ इट्स डिसोल्यूशन और चेंज ऑफ नेम, बट शैल बी डीम्ड टू कंटिन्यू सो लॉन्ग एज एनी एक्चुअल कॉम्बिनेशन ऑफ द पर्पजेज ऑफ सच एसोसिएशन कंटिन्यूज बिटवीन एनी मेंबर्स देयर ऑफ। ठीक है, तो अगर कोई एसोसिएशन है, उन्होंने फॉर्मल एक्ट कर लिया है ऑफ इट्स डिसोल्यूशन, या फिर उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया है एसोसिएशन का, लेकिन वो लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, और मतलब उसमें जो लोग हैं ना वो कंटिन्यू कर रहे हैं फॉर द कॉम्बिनेशन फॉर द पर्पजेज ऑफ सच, जिस एसोसिएशन को जिस पर्पज़ के लिए बनाया गया था वो अभी भी उसी पर्पज़ के लिए वो लोग मिलते हैं और वो काम करते हैं। सिर्फ उन्होंने नाम चेंज कर लिया या फॉर्मली डिसोल्यूशन कर लिया उस चीज़ का, तो ये नहीं माना जाएगा कि ये एसोसिएशन अब सीज हो गया है, सीज टू एग्जिस्ट नहीं माना जाएगा। सो दिस इज़, ये प्रिज्यूम किया जाएगा दैट द एसोसिएशन इज़ इन कंटिन्यूएंस। ये है सेक्शन 41, नाम चेंज करने से कुछ नहीं होगा। फिर है सेक्शन 42, पावर टू डेलीगेट। द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट डायरेक्ट दैट ऑल और एनी ऑफ द पावर्स विच मे बी exercised by it under section 7 or section 8 or both shall in such circumstances and under such conditions if any as may be specified in the notification be exercised also by the state government, and the state government may with the previous approval of the central government by order in writing direct that any power which has been directed to be exercised by it shall in such circumstances and
under such conditions, if any, as may be specified in the direction, be exercised by any person subordinate to the state government as may be specified. तो सिंपल सी बात है, ये लोग ये कह रहे हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को डेलीगेट कर सकती है और स्टेट गवर्नमेंट किसी भी पर्सन को डेलीगेट कर सकता है पावर्स जो भी सबॉर्डिनेट होता है टू द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी, ठीक है। तो बस डेलीगेशन की पावर है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है। फिर आते हैं सेक्शन 43 पे, ऑफिसर्स कॉम्पिटेंट टू इन्वेस्टिगेट ऑफेंसेज अंडर चैप्टर 6 एंड 4 and 6, notwithstanding anything in the code, no police officer in the case of Delhi Special Police Establishment constituted under subsection 1 of section 2 of Delhi Special Police Establishment Act 1946 below the rank of deputy superintendent of police or a police officer of equivalent rank, be in the metropolitan areas of Mumbai, Kolkata, Chennai and Ahmedabad and any other metropolitan area is notified under section 8 of the code below the rank of assistant commissioner of police, and C, in any case not relatable to clause A and B, below the rank of deputy superintendent of police or a police officer of an equivalent rank, shall investigate any offence punishable under chapter 4 और 6। तो ये बता दिया गया है कि जो चैप्टर 4 और 6 के ऑफेंसेस हैं उसमें इन्वेस्टिगेशन पावर कौन रखता है, कौन ऑफिसर्स कॉम्पिटेंट हैं टू मेक इन्वेस्टिगेशन अगर कोई ऑफेंस चैप्टर 4 या 6 में हुआ है तो इस एक्ट के। तो उन्होंने ये बता दिया कि अगर कोई ऐसा केस है जहाँ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट की बात है, मतलब दिल्ली का केस है, तो क्या होगा, डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस या उसके इक्विवेलेंट रैंक की कोई भी पुलिस जो है वो कर सकती है इन्वेस्टिगेट किसी भी ऑफेंस में चैप्टर 4 और 6 के। दूसरी चीज़, अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया की बात है, बॉम्बे, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद या कोई भी और मेट्रोपॉलिटन एरिया जो नोटिफाई किया है सेक्शन 8 में, बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस कोई भी वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, ठीक है। और तीसरी चीज़ है डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, कहाँ पे, जहाँ पे ए और बी अप्लाई नहीं होता। तो नॉर्मल कोई भी जगह है तो डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होगा, दिल्ली में भी वही होगा, सिर्फ बॉम्बे, कोलकाता, चेन्नई एंड अहमदाबाद में कौन होगा, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस जो इन्वेस्टिगेट कर सकता है चैप्टर 4 और 6 के ऑफेंसेस। फिर है सेक्शन 43A, पावर टू अरेस्ट, सर्च एट्सेट्रा एनी ऑफिसर ऑफ द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, ठीक है। किसका ऑफिसर, डेजिग्नेटेड अथॉरिटी का कोई भी ऑफिसर एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर। किसका जनरल और स्पेशल ऑर्डर आ रहा है उसको, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का जनरल या स्पेशल ऑर्डर, एज द केस में बी, नोइंग ऑफ अ डिज़ाइन टू कमिट एनी ऑफेंस, ठीक है। ये क्या जानता है डेजिग्नेटेड अथॉरिटी कि एक डिज़ाइन है टू कमिट एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, ही नोज ऑफ दैट डिज़ाइन or has reason to believe from personal knowledge or information given by any person and taken in writing that any person has committed an offence punishable under this act, or from any document, article or other thing which may furnish evidence of the commission of such offence, or from any illegally acquired property or any document or other article which may furnish evidence of holding any illegally acquired property which is liable for seizure or freezing or forfeiture under this chapter is kept or concealed in any building, conveyance or place may authorize any officer subordinate to him, ठीक है। ये है मुद्दे की बात कि डेजिग्नेटेड अथॉरिटी ऑथराइज कर सकता है किसी सबॉर्डिनेट ऑफिसर को कि आप करो अरेस्ट सच अ पर्सन, या फिर सर्च सच बिल्डिंग, कन्वेंस और प्लेस वेदर बाय डे और बाय नाइट, और हिमसेल्फ अरेस्ट सच अ पर्सन और सर्च अ बिल्डिंग, या तो खुद करेगा या सबॉर्डिनेट ऑफिसर से करवाएगा। और ये क्यों करवा रहा है, क्योंकि उसे नॉलेज मिली है कि कोई डिज़ाइन है टू कमिट एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, या उसके पास रीज़न टू बिलीव है खुद की नॉलेज पे, या उसे इन्फॉर्मेशन आई है किसी पर्सन की जो उसने राइटिंग में उतार ली है कि किसी पर्सन ने इस एक्ट के अंडर कोई ऑफेंस किया है, या फिर उसे कोई डॉक्यूमेंट, आर्टिकल या कोई भी और प्रॉपर्टी से पता चलता है कि ये ऑफेंस हुआ है। तो इन सारे ही सिनेरियोज में जो ऑफिसर ऑफ डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है वो एम्पावर्ड है, अगर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर, और वो कोई डिज़ाइन जानता है तो वो क्या कर सकता है, या तो खुद अरेस्ट एंड सर्च कर सकता है या फिर किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को ऑथराइज कर सकता है टू डू द सेम। फिर है सेक्शन 43B, प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट, सीजर एटसेट्रा। एनी ऑफिसर अरेस्टिंग अ पर्सन अंडर सेक्शन 43A शैल एज सून एज मे बी इन्फॉर्म हिम ऑफ द ग्राउंड्स फॉर सच अरेस्ट, ठीक है। तो ग्राउंड्स अरेस्टेड पर्सन को बताना कि आपको अरेस्ट क्यों किया है, ये 43B में दे के रखा है। तो ये प्रोविजंस हमें और कहाँ मिलते हैं, एक तो मिलते हैं आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरे हमें मिलते हैं सेक्शन 50 ऑफ CRPC कि अगर कोई पर्सन अरेस्ट हो रहा है तो उसको हमें ग्राउंड्स बताना ज़रूरी है। सेकंड, एवरी पर्सन अरेस्टेड एंड आर्टिकल सीज्ड अंडर सेक्शन 43A शैल बी फॉरवर्डेड विदाउट अननेसेसरी डिले टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, ठीक है। अगर कोई भी पर्सन अरेस्ट हुआ है या कोई आर्टिकल सीज हुआ है 43A में तो उसे फॉरवर्ड किया जाएगा OIC ऑफ द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को
without unnecessary delay. Third, the authority or officer to whom any person or article is forwarded under subsection 2, मतलब OIC को अगर forward किया जाता है तो with all convenient dispatch ऐसे measures लिए जाएंगे जो necessary है in accordance with the provisions of the code. तो CRPC के अकॉर्डिंग ही चला जाएगा. फिर 43C, application of provisions of code. The provisions of the code shall apply in so far as they are not inconsistent with the provisions of this act to all arrests, searches and seizures made under this act. इसमें बोल रहे हैं जनरली तो CRPC लगेगा, लेकिन अगर वो इनकन्सिस्टेंट है विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट तो ये वाले एक्ट के प्रोविजंस पहले माने जाएंगे. सो दिस एक्ट विल प्रिवेल ओवर CRPC के प्रोविजंस, बट जनरली CRPC के प्रोविजंस अप्लाई होंगे टू अरेस्ट, सर्च एंड सीजर्स जो इस एक्ट के अंडर हो रही है. फिर है 43D, modified application of certain provisions of the code. 1. Notwithstanding anything contained in the code or any other law, every offence punishable under this act shall be deemed to be a cognizable offence. ठीक है, कोई भी offence इसमें क्या होगा, cognizable होगा within the meaning of clause C of section 2 of the code. section 2 of the code मतलब CRPC का सेक्शन 2C, उसमें जो कॉग्निजेबल ऑफेंस डिफाइंड है उसके अकॉर्डिंग कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाएगा हर वो ऑफेंस को जो इस एक्ट में होता है. सेकेंड, सेक्शन 167 ऑफ द कोड जो है CRPC का, मतलब वो डिफॉल्ट बेल वाला जो प्रोविजन है वो अप्लाई होगा टू अ केस इन्वॉल्विंग एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट सब्जेक्ट टू द मॉडिफिकेशन. ठीक है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन इस एक्ट में देखिए रखी है, वो मॉडिफिकेशन सेक्शन 167 पे अप्लाई होगा. वो मॉडिफिकेशन क्या है कि जहाँ पे भी 15 डेज 90 डेज एंड 60 डेज लिखा है, जहाँ पे भी ये होते हैं इन्हें 30 डेज 90 डेज एंड 90 डेज पढ़ा जाएगा. ठीक है, तो 15 डेज वाला जो था पुलिस कस्टडी का उसको कर दिया इन्होंने 30 डेज. फिर जो 90 डेज था कि 10 साल से ज़्यादा पनिशमेंट वाले जो ऑफेंसेस है वो अगर अक्यूज्ड है तो वो 90 डेज तक जाएगा, तो उसको 90 को 90 रखा. और जहाँ पे 60 डेज माना है वहाँ पे इन्होंने कर दिया 90 डेज कि उसको 90 डेज तक आप कस्टडी में रख पाओगे. ये डिफरेंस क्यों क्रिएट किया इन्होंने, क्योंकि ये टेररिज्म से रिलेटेड ज़्यादा सीरियस ऑफेंसेस हैं, तो यहाँ पे 60 को 90 कर दिया, बस 90 को 90 रहने दिया, बाकी सबको ज़्यादा कर दिया. फिर आते हैं क्लॉज बी पे कि प्रोवाइजो भी ऐड कर दिया इन्होंने 167 में. वो क्या प्रोवाइजो इंसर्ट कर रही है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशन विद इन द सेट पीरियड ऑफ 90 डेज द कोर्ट में इफ इट इज सेटिस्फाइड विद द रिपोर्ट ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर इंडिकेटिंग द प्रोग्रेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एंड द स्पेसिफिक रीजन फॉर द डिटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड बियॉन्ड द सेट पीरियड ऑफ 90 डेज एक्सटेंड द पीरियड अप टू 180 डेज. ये जो 90 डेज की लिमिट थी ना उसको 180 डेज में कन्वर्ट किया जा सकता है कि अक्यूज को 180 डेज के लिए कस्टडी में रखा जा सकता है जुडिशियल कस्टडी में. कब, जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ है 90 डेज में, लेकिन पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने रिपोर्ट दी है ये कहते हुए कि इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस हो रही है और रीजंस भी दिए हैं कि अक्यूज का डिटेंशन क्यों होना चाहिए, तब ये पावर रखता है कोर्ट की 180 डेज तक को का एक्सटेंशन मिल सकता है. प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट इफ द पुलिस ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस एक्ट रिक्वेस्ट फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन फॉर पुलिस कस्टडी फ्रॉम जुडिशियल कस्टडी ऑफ एनी पर्सन इन जुडिशियल कस्टडी ही शैल फाइल एन एफिडेविट स्टेटिंग द रीजंस फॉर डूइंग सो एंड शैल ऑल्सो एक्सप्लेन द डिले इफ एनी फॉर रिक्वेस्टिंग सच पुलिस कस्टडी. ठीक है, तो पुलिस ऑफिसर को भी पावर दे के रखी है इस एक्ट में कि जब आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो ना इस एक्ट के अंदर, आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि इन्वेस्टिगेशन पर्पसेस के लिए वो जो पर्सन है अक्यूज्ड उसको जुडिशियल कस्टडी से पुलिस कस्टडी में लाया जाए. और इसके लिए पुलिस ऑफिसर को क्या करना पड़ेगा, एक एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा, उसमें रीजंस लिखने पड़ेंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ऐसा डिले क्यों हो रहा है इन्वेस्टिगेशन में, और फिर रिक्वेस्ट करो कि पुलिस कस्टडी में उस पर्सन को दे दो. बाकी जो जनरल 167 है CRPC का उसमें पुलिस कस्टडी सिर्फ फर्स्ट 15 डेज़ के लिए हो सकती थी, लेकिन इसमें ऑलरेडी 30 डेज़ तो हो ही सकती है और जुडिशियल कस्टडी से पुलिस कस्टडी भी कन्वर्ट कर सकते हैं ये लोग. तो वो ये कि 15 डेज़ सिर्फ शुरू में हो सकते थे 167 के, ये उस प्रोविजन में तो नहीं गिवन है सेक्शन 167 ऑफ CRPC के, लेकिन एक केस था CBI वर्सेज अनुपम कुलकर्णी, उसमें ये दिया गया था कि जो पुलिस कस्टडी है वो सिर्फ फर्स्ट 15 डेज़ ही होती है. फिर आते हैं सब सेक्शन 3 पे जो कहता है कि जो सेक्शन 268 है CRPC का, 268 ऑफ CRPC क्या है, जो स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स है कि वो एक्सक्लूड कर सकता है कुछ पर्सन्स को कि उन पे सेक्शन 267 अप्लाई नहीं होगा. तो इसमें ये लोग ये कह रहे हैं कि जो 268 ऑफ CRPC है वो अप्लाई होगा इन रिलेशन टू अ केस इन्वॉल्विंग एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट.
सब्जेक्ट टू द मॉडिफिकेशन, ठीक है, उसमें भी मॉडिफिकेशन क्या कर दिया, सबसेक्शन 1 में टू द स्टेट गवर्नमेंट शैल बी कंस्ट्रूड एज रेफरेंस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट की पावर है ना 268 ऑफ सीआरपीसी में, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को मानी जाएगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है। टू द ऑर्डर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट को हम पढ़ेंगे टू द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर जहाँ पे भी स्टेट गवर्नमेंट है ना, हर जगह सेंट्रल गवर्नमेंट कर दिया है इन्होंने। फिर फोर्थ क्या है, नथिंग इन सेक्शन 438 ऑफ द कोड शैल अप्लाई इन रिलेशन टू एनी केस इन्वॉल्विंग द अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन अक्यूज्ड ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस। तो ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा कि जो सेक्शन 438 है सीआरपीसी का, मतलब कौन सा प्रोविजन, एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन। तो अगर कोई अक्यूज इस एक्ट में होता है तो वो एंटीसिपेटरी बेल नहीं ले सकता है अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 4 ऑफ दिस सेक्शन विच इज 43D। फिफ्थ सबसेक्शन क्या कहता है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन द कोड, नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 4 और 6 ऑफ दिस एक्ट शैल इफ इन कस्टडी बी रिलीज्ड ऑन बेल और ऑन हिज ओन बॉन्ड अनलेस द पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैज बिन गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड ऑन द एप्लीकेशन फॉर सच रिलीफ। तो ये लोग ये कह रहे हैं कि अगर कोई पर्सन अक्यूज है चैप्टर 4 या चैप्टर 6 के ऑफेंसेस के लिए, तो उसमें उसे बेल सिर्फ तब मिलेगी जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे दी गई है, प्रोवाइडेड दैट सच अक्यूज पर्सन शैल नॉट बी रिलीज्ड ऑन बेल और ऑन हिज ओन बॉन्ड इफ द कोर्ट ऑन अ परूजल ऑफ द केस डायरी, ठीक है, केस डायरी पढ़ने के बाद कोर्ट को लगता है, या 173 मतलब पुलिस रिपोर्ट पढ़ने के बाद अगर कोर्ट को लगता है कि रीजनेबल ग्राउंड है ये बिलीव करने के लिए कि जो एक्यूजेशन है ना ये प्राइमा फेसी ट्रू दिख रहा है, तो वहाँ पे उस पर्सन को रिलीज नहीं किया जाएगा बेल पे भी, चाहे पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे दी गई हो। फिर 6 क्या है, द रिस्ट्रिक्शंस ऑन ग्रांटिंग ऑफ बेल स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 5 इज एन एडिशन टू द रिस्ट्रिक्शंस अंडर द कोड और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स ऑन ग्रांटिंग ऑफ बेल। तो उन्होंने ये कहा है कि इस वाले प्रोविजन के मतलब इस वाले एक्ट में जो रिस्ट्रिक्शंस है ना वो तो रहेंगे ही, और साथ ही में सीआरपीसी के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो भी लागू होंगे। 7. Notwithstanding anything contained in subsection 5 or 6, no bail shall be granted to a person accused of an offence punishable under this act if he is not an Indian citizen and has entered the country unauthorizedly or illegally, except in very exceptional circumstances and for reasons to be recorded in writing। तो उन्होंने ये कहा है कि भले 5 और 6 में कुछ भी लिखा है कि बेल कब मिल सकती है, फिर भी ऐसे अक्यूज को बेल नहीं मिलेगी जो इंडियन सिटीजन नहीं है और वो हमारी कंट्री में कैसे आया है, अनऑथराइज्डली या इलीगल तरीके से आया है, लेकिन उसे भी बेल कब मिल सकती है, वेरी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में, और उसके जो रीजंस होंगे वो हमेशा राइटिंग में रिकॉर्ड किए जाएंगे। सो दिस वाज सेक्शन 43D। फिर आते हैं सेक्शन 47 में बार ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। इसमें ये कहा गया है कि कोई भी प्रोसीडिंग जो ली गई है सेंट्रल गवर्नमेंट या डीएम के द्वारा या उनके कोई ऑथराइज ऑफिसर के द्वारा, तो उस प्रोसीडिंग को कभी भी क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इस एक्ट में ली गई है। कहाँ क्वेश्चन नहीं किया जाएगा? किसी भी सिविल कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, किसी भी सूट, एप्लीकेशन, अपील या रिविजन में, चाहे कुछ भी हो। और उन्होंने अगर कोई ऑर्डर भी दिया है तो उसके अगेंस्ट कोई इंजंक्शन नहीं दिया जाएगा सिविल कोर्ट के द्वारा या कोई और अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है। अगर इन्होंने कोई भी एक्शन लेने के लिए बोला है या कुछ भी ऑर्डर दिया है तो उसके अगेंस्ट इंजंक्शन भी नहीं होगा और इनकी प्रोसीडिंग के अगेंस्ट कोई क्वेश्चन भी नहीं होगा सिविल कोर्ट में। सेकंड, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1, नो सिविल कोर्ट और अदर अथॉरिटी शैल हैव or be entitled to exercise any jurisdiction, powers or authority in relation to the matters referred to in section 36। इसमें यह भी कह दिया है कि जो सेक्शन 36 है, सेक्शन 36 क्या है? डी नोटिफिकेशन ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें किसी भी सिविल कोर्ट या कोई भी और अथॉरिटी कोई भी ज्यूरिसडिक्शन, पावर्स या अथॉरिटी एक्सरसाइज नहीं कर सकती इनके रिलेशन में टू द मैटर्स रेफर टू इन सेक्शन 36। मतलब डी नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो भी है ना कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को अब बोल दिया जाएगा कि ये नहीं है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें सिविल कोर्ट या कोई और अथॉरिटी ज्यूरिसडिक्शन या पावर या अथॉरिटी एक्सरसाइज नहीं कर सकती। ये था बार ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। 2 ही बार लगाए गए हैं, एक तो कि प्रोसीडिंग सिविल कोर्ट में क्वेश्चन नहीं करी जा सकती और दूसरा ये कि डी नोटिफिकेशन में भी सिविल कोर्ट के पास कोई पावर नहीं है। फिर 48 क्या है? इफेक्ट ऑफ एक्ट एंड रूल्स एटसेट्रा इनकंसिस्टेंट विद अदर एनैक्टमेंट्स। द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और एनी रूल और ऑर्डर मेड thereafter shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any enactment other than this act or any instrument having effect by virtue of any enactment other than this act। तो इसमें ये कह दिया है कि इस एक्ट के जो भी प्रोविजंस है ना वो हमेशा प्रिवेल करेंगे दूसरे एक्ट के प्रोविजंस से, और अगर ऐसा है कि इनकंसिस्टेंसी हो रही है दोनों में तो भी यही एक्ट प्रिवेल करेगा, और अगर इनकंसिस्टेंसी हो रही है इसी एक्ट के 2 प्रोविजंस में तो अलग बात है, तो उसमें जैसा लिखा है उस हिसाब से होगा। अदरवाइज दिस एक्ट विल ऑलवेज प्रिवेल अनलेस इस एक्ट के ही इससे कोई एनैक्टमेंट हुआ है।
फिर आते हैं सेक्शन 49 में, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, नो सूट प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट और द ऑफिसर और अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एनी ऑफिसर authorized in this behalf by the government or the DM or any other authority on whom powers have been conferred under this act for anything which is done in good faith, done or purported to be done in pursuance of this act or any rule or order made thereunder, and any serving or retired member of the armed forces or paramilitary forces in respect of any action taken or purported to be taken by him in good faith इन द कोर्स ऑफ एनी ऑपरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स कम्बैटिंग टेररिज्म। ठीक है, तो प्रोटेक्शन किस चीज़ को दे दी है कि कोई भी सूट प्रोसिक्यूशन या लीगल प्रोसीडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं होगी। जो भी काम उन्होंने गुड फेथ में करे हैं वो प्रोटेक्टेड रहेंगे और उनके अगेंस्ट आप सूट प्रोसिक्यूशन लीगल प्रोसीडिंग नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़, अगर कोई भी सर्विंग या रिटायर्ड मेंबर है आर्म्ड फोर्सेज का या पैरामिलिट्री फोर्सेज का, और अगर उसने कोई भी एक्शन गुड फेथ में लिया है, अगर उन्हें कहा गया था कि आपको टेररिज्म से लड़ना है, कम्बैट करना है, तो कोई भी एक्शन वो लेते हैं गुड फेथ में, तो उसके अगेंस्ट आप कोई सूट प्रोसिक्यूशन लीगल प्रोसीडिंग नहीं कर सकते। ये है सेक्शन 49 जो प्रोटेक्शन देता है गवर्नमेंट को भी और इन्हें भी जो आर्म फोर्सेज के या पैरामिलिट्री फोर्सेज के मेंबर्स हैं। फिर है सेक्शन 50, नथिंग इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट द जुरिसडिक्शन एक्सरसाइजेबल बाय और द प्रोसीजर एप्लीकेबल टू एनी कोर्ट और अदर अथॉरिटी अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू द नेवी, आर्मी और एयरफोर्स और अदर आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन। तो इसमें ये कह दिया है कि कोई भी जुरिसडिक्शन है जो एक्सरसाइजेबल होता है या कोई भी प्रोसीजर है जो एप्लीकेबल होता है टू एनी कोर्ट और अदर अथॉरिटी, जो कौन से लॉ में आते हैं, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के लॉ में आते हैं या कोई और आर्म फोर्सेज ऑफ द यूनियन के लॉ में आते हैं, तो उसका जो जुरिसडिक्शन या प्रोसीजर या कोई भी कोर्ट है वो अफेक्ट नहीं होगा इस एक्ट की वजह से। ठीक है, तो ये एक्ट इन चीज़ों को अफेक्ट नहीं करेगा, इन लॉज को, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स और अदर आर्म फोर्सेज ऑफ द यूनियन। 51, impounding of passport and arms license of person charge sheeted under the act, notwithstanding anything contained in any other law for the time being, enforce the passport and the arms license of a person। पासपोर्ट ले रहे हैं और क्या, आर्म लाइसेंस ऑफ द पर्सन। अगर किसी भी पर्सन के अगेंस्ट चार्जशीट बनी है कि आपने कोई ऑफेंस किया है इस एक्ट में, यूएपीए में आपने कोई ऑफेंस किया है और आपके अगेंस्ट चार्जशीट बनी है, तो उसका पासपोर्ट और उसका जो आर्म्स लाइसेंस है उसे मान लिया जाएगा कि वो इम्पाउंड हो गया है फॉर सच पीरियड जो कोर्ट बता दे। फिर है सेक्शन 51A, सर्टन पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एंड फॉर कोपिंग विद टेररिस्ट एक्टिविटीज सेंट्रल गवर्नमेंट शैल हैव पावर टू। ठीक है, तो इसमें क्या किया कि हमारा पर्पस क्या है, प्रिवेंट करना और कोप करना, किस चीज़ से, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ से। तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स हैं, क्या क्या पावर्स हैं वो दिए। सबसे पहली, फ्रीज, seize or attach funds and other financial assets or economic resources held by or on behalf of or at the direction of the individuals or entities listed in the schedule to the order or any other person engaged in or suspected to be engaged in terrorism। ठीक है, सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, फंड्स ही उनके छीन रहे हो ताकि ये कुछ काम नहीं कर पाए। उन टेररिस्ट के आपने फंड्स ले लिए। कौन से टेररिस्ट और इंडिविजुअल, कौन सी एंटाइटीज़ जो इस शेड्यूल में गिवन है, इस ऑर्डर के पीछे, ऑर्डर मतलब 2007 वाला जो ऑर्डर है उसके जो शेड्यूल में गिवन है वो वाली लिस्ट में जो भी लोग हैं उनके फंड्स एंड अदर फाइनेंशियल एसेट्स या कोई भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो भी उनके हैं वो सीज कर दिए जाएंगे। बी, प्रोहिबिट एनी इंडिविजुअल और एंटाइटी फ्रॉम मेकिंग एनी फंड्स, फाइनेंशियल एसेट्स और इकोनॉमिक रिसोर्सेज or related services available for the benefit of the individuals or entities listed in the schedule to the order or any other person engaged in or suspected to be engaged in terrorism। तो किसको प्रोहिबिट किया जा रहा है, किसी भी इंडिविजुअल और एंटाइटी को, कि आप क्या करो, नहीं कर सकते, आप इन फंड्स, फाइनेंशियल एसेट्स या इकोनॉमिक रिसोर्सेज या रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसमें आप यूज़ नहीं कर सकते उन पैसों को, जो भी कौन से टेररिस्ट को, वही जो लिस्ट में दिए गए हैं शेड्यूल की। फिर सी, प्रिवेंट द एंट्री इनटू और ट्रांजिट थ्रू इंडिया ऑफ इंडिविजुअल्स लिस्टेड इन द शेड्यूल टू द ऑर्डर और एनी अदर पर्सन एंगेज्ड इन और सस्पेक्टेड टू बी एंगेज्ड इन टेररिज्म। ठीक है, कोई भी पर्सन जो टेररिज्म में एंगेज्ड है या सस्पेक्टेड है कि ये एंगेज्ड है टेररिज्म में, तो वो अब इंडिया से बाहर नहीं जा सकता। ये हम ऑर्डर दिया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। फिर आते हैं सेक्शन 52 पे, पावर टू मेक रूल्स। सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जनरल पावर है कि इस एक्ट के प्रोविजंस को कैरी आउट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है रूल्स। सेकंड, इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडाइज टू द जनरलिटी ऑफ द फोरगोइंग पावर्स सच रूल्स मे प्रोवाइड फॉर ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स, नेमली। ठीक है, रूल्स में क्या क्या हो सकता है, द सर्विस ऑफ नोटिस और ऑर्डर्स made under this act and the manner in which such notice or orders may be served,
वेयर द पर्सन टू बी सर्व्ड इज अ कॉर्पोरेशन, कंपनी, बैंक और अदर एसोसिएशन। तो सबसे पहले तो रूल्स बनाए जा सकते हैं सर्विसेज ऑफ नोटिस और ऑर्डर्स के बारे में। इस एक्ट के अंडर जो नोटिस सर्व किए जाते हैं, ऑर्डर सर्व किया जाते हैं, उसके बारे में रूल्स बना सकती है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये बता सकती है कि कोई भी अगर नोटिस कॉर्पोरेशन, कंपनी, बैंक या किसी और एसोसिएशन को सर्व करा जाना है तो वो कौन सी मैनर में सर्व किया जाएगा, पर्सनली जाके डायरेक्टर को देना है या बाय मेल भेजना है, ये सब कौन बताएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के थ्रू बताएगी। सेकेंड चीज़ क्या कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, रूल्स किसके बना सकती है, प्रोसीजर से रिलेटेड। कौन से प्रोसीजर जो फॉलो किए जाना चाहिए, कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाना चाहिए ट्रिब्यूनल के द्वारा या डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा, जब भी वो क्या कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं या कोई भी एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं इस एक्ट के अंडर। सी डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस ऑफ द फॉरफीटेड प्रॉपर्टी, ठीक है, जो प्रॉपर्टी सेक्शन 28 में फॉरफीट हो रही है ना, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालना, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से किया जाएगा। डी द प्रोसीजर फॉर एडमिशन एंड डिस्पोजल ऑफ एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 36, ठीक है, एडमिशन एंड डिस्पोजल ऑफ एन एप्लीकेशन सेक्शन 36। क्वालिफिकेशंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द रिव्यू कमेटी, जो भी रिव्यू कमेटी के मेंबर्स होंगे उनका क्वालिफिकेशन डिसाइड कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी थ्रू देयर रूल्स। फिर द टाइम विद इन विच सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन एंड रिकमेंडेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी गिवन अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 45। तो सेक्शन 45 में जो रिकमेंडेशन दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसका टाइम भी कौन बताएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी अपने रूल्स के थ्रू। और एफ है एनी अदर मैटर, मतलब ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, तो इसके अलावा भी सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है। फिर है सेक्शन 53 ऑर्डर्स एंड रूल्स टू बी लेड बिफोर बोथ द हाउसेज। ये हर एक्ट में जैसा होता है बाद में लास्ट वाला सेक्शन, तो ये भी वैसा ही है कि हर ऑर्डर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है या कोई भी रूल सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है उसको पार्लियामेंट के सामने रखा जाएगा फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ 30 डेज, जो एक सेशन में हो या सक्सेसिव सेशंस में हो, और 30 डेज के अंदर जो पार्लियामेंट बोलेगी उस रूल से रिलेटेड वैसा ही माना जाएगा। कि अगर उसने बोला मॉडिफाई करो तो मॉडिफाई कर देंगे उस रूल को, अगर उन्होंने बोला रूल रखो ही मत तो नहीं रखेंगे, अगर पार्लियामेंट ने बोला कि जैसा रूल है वैसा ही रहने दो तो वैसा ही रहने देंगे। सेकंड सबसेक्शन क्या है, द ऑर्डर रेफर टू इन एंट्री 33 ऑफ द शेड्यूल एंड एवरी अमेंडमेंट मेड टू दैट ऑर्डर शैल बी लेड एज सुन एज मे बी आफ्टर इट इज मेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये भी यही कह दिया कि शेड्यूल की जो एंट्री 33 का जो ऑर्डर है ना, उसे भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सेशन में रखा जाएगा, उनके सामने रखा जाएगा 30 डेज के अंदर, और वो कितने भी सेशंस में कवर हो सकता है। और ये है एंट्री 33 शेड्यूल की। ऑर्गेनाइजेशंस लिस्टेड इन द शेड्यूल टू द यूएन प्रिवेंशन एंड सप्रेशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डर 2007 मेड अंडर सेक्शन 2 ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक्ट 1947 एंड अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो इससे रिलेटेड भी अगर कोई होता है ऑर्डर या उससे रिलेटेड अमेंडमेंट, तो वो भी पार्लियामेंट के सामने रखी जाएगी। तो दैट्स ऑल फॉर यूएपीए।